गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग और सभी लोग जुड़ जाएं क्लास में। सीडीपी की क्लास होगी जिसमें हम सभी एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, जॉन डीवी के बारे में जानेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में जानेंगे। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार हम सब दिखा दीजिए सभी लोग, कोई भी डाउट ना हो। तो अगर चैनल पे जो नए हैं तो सबसे पहले आप क्या करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका ऐप भी है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, इस ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप प्ले स्टोर से जा करके, जिसमें आपको सही साहित्यिक हिंदी संपूर्ण आपको पढ़ाया जाता है सर के द्वारा। चाहे आप टीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीजीटी या सुपर टेट किसी भी डेट का कर रहे हो, वो आपके लिए बेहतरीन सेशन यहाँ पर चल रहा है। ऐप में भी चल रहा है, इसके यूट्यूब चैनल में भी फ्री क्लासेस चल रही है। ठीक है, ओके। चलिए, अगर आप ऐप को इंस्टॉल करने जाएंगे तो ऐसा कुछ आपको आइकॉन दिखाई देगा। ये आपका जो दिख रहा है रेड कलर की ब्लैक कलर की जैकेट, ठीक है, सेल्फ स्टडी क्लासेस नाम से होगा। यहाँ पर आपको जाकर के इंस्टॉल में क्लिक करना है तो आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं है? ओके, चलिए, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। एक सेकंड का वेट कर लेते हैं, सभी फ्रेंड्स आपके जुड़ जाएं। ठीक है, ओके। चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है भाई, ओके। सेशन को शेयर जरूर सभी लोग करेंगे, तभी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलेगी। इतना चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो केंद्र बिंदु सेंट्रल में रखा जाता है वो किसको रखा जाता है? अच्छे शिक्षक को रखा जाता है, बालक को रखा जाता है, शिक्षण प्रक्रिया को रखा जाता है, या फिर विद्यालय को रखा जाता है। सभी को आंसर करना है। क्या राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके सीटेट के लिए, एमपी टेट, रीट, यूपी टेट है ना, सुपर टेट, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। ठीक है भाई, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बालक होगा। ठीक है, अब ऐसी एनसीएफ 2005 ने जो मतलब रूल लागू किया है, वो उनका यही कहना है कि बच्चे को आप केंद्र बिंदु रख करके, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी स्कूल आपने खोल रखी है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, है ना, बहुत अच्छे टीचर है तो टीचर बहुत समझदार है, टीचर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर दिया जाए। बट ऐसा नहीं करना है। वहां पर बच्चा, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने आप जा रहे हो, शिक्षक को पढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप टीचर को, बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, तो बच्चे के अकॉर्डिंग आपको काम करना। बच्चा जिस हिसाब से, जिस समझ से विकसित कर पा रहा है अपनी चीजों को, एकोमोडेट कर पा रहा है, उसी तरीके से आप बच्चे को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ओके, सब कुछ क्लियर है भाई? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। यार क्लास की संख्या बहुत कम है, क्या बात है ना? कोविड का न्यूज सुनने सभी लोग चले गए क्या? सभी लोग न्यूज से बाहर आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए। ठीक है भाई, देखिए विद्यार्थियों में प्रत्येक विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक विकास या निर्माण के लिए शिक्षक, मतलब कि और भी चीजों को, बच्चे को क्या करने के लिए कि बच्चा और भी चीजों को और इलोबरेट कर पाए। अगर उसको छोटी सी भी चीज मिलती है तो उस चीज का विस्तार कर पाए बच्चा, है ना, चीजों को समझ पाए कि अगर 2+2 4 हुआ है तो क्यों हुआ है ना, वो क्यों और कैसे का सारी चीजों को ये सवाल जवाब कर सके तोड़ मरोड़ से। जैसे रीजनिंग के बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको दिए ही हो, जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग की कोई क्वेश्चन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो है अगर आप देखोगे तो 2 ये 2 है, 2 का पावर है, ठीक है,
2 की पावर 2 प्लस 2 है। इस तरीके से सारी चीजों को, रीजनिंग पावर को और भी डेवलप करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए बच्चे के लिए। तो देखिए, पहला है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल होनी चाहिए, विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, को विद्यार्थी को नियमित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका जो राइट ऑप्शन हो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक विकास के लिए क्या हो जाएगा? पहला तो शिक्षण विधि टीचर को क्या करनी चाहिए? सरल से जटिल की ओर करना चाहिए। कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाओ तो सबसे पहले आप सरल चीजों को पढ़ाओ, इसके जस्ट बाद आप कठिन चीजों को लेकर के, और बच्चा डायरेक्ट नहीं समझ पाता उस चीजों को। अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, व्यापक अनुभव, अब बच्चे को ऐसी चीज, ऐसे मटेरियल पढ़ाइए कि पहली बात तो वो अनुभव देता हो। कोई भी ऑप्शन सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, अगर कोई ऑप्शन में अनुभव बता रहा है, अवसर बता रहा है, तो ये सारे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं आपके लिए। ठीक है, और ये अगर ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं तो सबसे पहला आप उन्हीं को टिक करना है। एक्सपीरियंस की बात कर रहा हो, अवसर की बात कर रहा हो वो आपको, या फिर वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हो, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए यहां पर भी अवसर की बात हो रही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाई सभी को बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। पहला है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास होना चाहिए, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास हो, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना हो, या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना हो। क्या ऑप्शन होगा? और बाकी लोग कहां गए क्लास के? क्लास में संख्या बहुत कम है। ओम, गीता, मुन्ना, ठीक है भाई, सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्लास को शेयर आपने नहीं किया है अभी तक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास को शेयर आपने नहीं किया है भाई, ये गलत बात है। ईमानदारी बरतिए और क्लास को शेयर कीजिए। कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। विद कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताती हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करती हूँ, है ना। तो आपका दायित्व बनता है कि आप इस क्लास को शेयर करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? व्यावसायिक कुशलता का विकास हो जाएगा, क्या फिर सामाजिक जागरूकता का, या परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए। देखिए किसी भी परीक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप उसको किसके लिए, परीक्षा के लिए तैयार करें। कभी भी आपको एनसीएफ हो या कोई भी शिक्षा हो, मोरल डेवलपमेंट हो आपको, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, किसी की बात अगर होती है तो यहाँ पर ये नहीं मायने रखता है कि आप किसी बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करिए, है ना। परीक्षा के लिए हमारा तैयार करना, अगर मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर रही हूँ, एक जीवन के लिए प्रिपेयर भी कर रही हूँ कि अगर लाइफ टाइम में आपको कोई भी सिचुएशन ऐसी कुछ आती है तो इन शिक्षा से जो आप पढ़ रहे हो हमारे साथ या किसी अदर प्लेटफॉर्म में, उन चीजों से आप जूझ सको, है ना। एक ऑप्शन क्यों नहीं, अगर आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, रीजन क्या होता है कि आप इन विकल्पों को, ऐसे विकल्प अगर लाइफ में आप पाते हो तो उसे आप उस चीज को टक्कर दे सको। ठीक है भाई, ओके, हाँ बिल्कुल व्यवहारिक जीवन हो जाएगा। वेल डन, ठीक है भाई, सभी का आंसर सही है। तैयार करना है व्यवहारिक जीवन के लिए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखेंगे क्वेश्चन, धैर्यता पूर्वक पढ़िए। और दूसरी चीज, ईमानदारी बरतिए, क्लास में संख्या बहुत कम है। ठीक है भाई, अगर आप 16 से 20 लोग हैं, एक एक फ्रेंड्स भी अपने फ्रेंड्स को लेकर के आएंगे तो आप 40 हो जाएंगे। और अगर इतना करना तो आपका बनता है यार, है ना भाई। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, लग रहा है कि क्लास आगे तक जानी चाहिए, तो बिल्कुल ये काम आपको, मुझे नहीं लगता कि रोकना चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो तो हो सकता है कि मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। ठीक है, देखिए मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक होती है, जोखिम भरे कार्य के लिए कार्य योजना होता है, मन का चित्रण खींचना होता है, मन के प्रकार का अन्वेषण होता है। आंसर करना है सभी को, क्या होगा इसका ऑप्शन। अभी तो आप टोटल 20 फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, है ना। आपको 50 से आगे लेकर जाना है। वेल डन, ठीक है भाई। मनोचित्रण का क्या मतलब होता है? कहीं ना कहीं आपको मनोचित्रण से क्या मिल रहा है? मन का चित्रण। मन में आप जो कोई चीज फीड कर लेते हो उसका संदर्भ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक नहीं होगा, है ना। जोखिम भरे कार्य के लिए योजना भी नहीं होगा।
ठीक है भाई, मन का चित्रण खींचना ये भी नहीं होगा। अगर हम अन्वेषण की बात करते हैं, एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं कि मतलब मन में जैसे आपने क्या किया है, अब कोविड का दौर चल रहा है, सभी लोग अपने मन में बिठा लिए हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ करते हैं, बाहर जाते हैं, है ना, किसी के टच में आते हैं तो ये चीज कोविड बढ़ जाएगा। तो एक मन में अपने उस चीज का अपने मन में ये फील कर लिया है आपने, ठीक है। बट ऐसा है कि आप थोड़ा सा दूरी बनाए, है ना, और इसके साथ साथ अपनी जो भी मतलब और भी प्रिकॉशन लेना है, वो सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। दुनिया रुकी हुई नहीं है, सब कुछ काम चल रहा है। तो देखिए, मन के प्रकार का अन्वेषण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। परिवार एक साधन है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। परिवार एक साधन कैसा? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का? आंसर करना है सभी को। चलिए बताइए, परिवार कैसा साधन है? क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जो शिक्षा प्रारंभ होती है आपके माँ के द्वारा ही होती है ना। तो वो कैसे शिक्षा होती है? माँ के द्वारा, जो आपको चूंकि टीचर पढ़ाता है तो वो कौन सी शिक्षा हुई? माँ के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वो कौन सी शिक्षा हुई? तो देखिए, अगर विदाउट फीस के, बिना इंस्टीट्यूट के घर पे अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो घर से मतलब है कि कोई फीस ना हो, मतलब कि आपकी जो माँ पढ़ाती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। यहाँ पर जो आपकी मम्मा पढ़ा रही है वो अनौपचारिक, इनफॉर्मल इसको इंग्लिश में कहते हैं, इनफॉर्मल, ठीक है भाई। और यहाँ पर फॉर्मल, एक आप अगर आपको ध्यान भी देना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो कभी कभी डाउट में बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए, अगर आप जैसे स्कूल जाते रहे होंगे या फिर 8-9 की बात है, या फिर अभी की बात मान लीजिए कोई कॉलेज कर रहा होगा, कॉलेज से जस्ट निकला होगा, तो उसमें अगर आप कहते हैं कि भाई ये मेरा फॉर्मल ड्रेस है ना, कि मतलब ये बाहर का ड्रेस है, इसे खराब मत करिए, मेरा फॉर्मल ड्रेस है। तो फॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि बाहर किसी इंस्टीट्यूट की बात हो रही, कॉलेज की बात हो रही, मतलब कि ये कहीं ना कहीं औपचारिक है, घर का नहीं है। हम इनफॉर्मल, उसमें उसी चीज में क्या लिखा, इनफॉर्मल, फॉर्मल के साथ ही इन लगा हुआ है, इनका मतलब अंदर। अब अंदर कहां? मेरे घर के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर हुआ सभी को। तो औपचारिक में हमारा क्या आ जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट हो जाएगा, संस्थान हो जाएगा, ये टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, तो राइट ऑप्शन परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी को आंसर करना है। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कहने का मतलब है शिक्षार्थियों को अगर क्या कर रहे हैं, अर्जन, अधिगम होता है, एक अर्जन होता है। अधिगम किसी प्लेटफॉर्म पर होता है, जैसे कोई संस्थान हो गया और कोचिंग हो गई, कॉलेज हो गया। और अगर हम बात करते हैं अर्जन की, तो अर्जन हमारे घर पर भी हो जाता है, ठीक है भाई। तो अर्जन और अधिगम में यही अंतर होता है कि अधिगम आप किसी संस्थान में बैठकर सीखते हो, फीस के द्वारा सीखते हो, कोई चार्ज दे रहे होते हो, लेकिन अर्जन के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। अर्जन आप समाज के द्वारा भी सीखते हो, जैसे 4 बड़े लोगों के पास आपने बैठ लिया, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल गई, तो वो आपका कैसा हुआ, वो आपका अर्जन हुआ। आपकी माँ ने, आपके भाई ने, आपके पापा ने कोई चीज आपको बताई सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या हुआ, वो अर्जन हुआ, चाहे वो आपका भले ही सिलेबस के तौर पर हो, ठीक है भाई, ओके। तो अभी भी संख्या बहुत कम है, रीजन क्या है, एक बार रीजन शेयर करें भाई, और शेयर करें क्लास को। तो देखिए, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसमें फोकस मत किया करिए। सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, क्या ये सही होगा? या सुनिश्चित करना कि सब कुछ, मेमोराइजेशन पर भी एनसीएफ बात नहीं करता है, तो आपको पहले ही अगर याद करने की बात करता है तो गलत करना है इसको। अंकों की बात एनसीएफ नहीं करता, ये भी आपको गलत करना है। अधिगम की अवधारणाओं में सिर्फ आपको बड़ी बड़ी परिभाषाएं, डेफिनेशन की बात भी एनसीएफ नहीं करता, वो एनसीएफ कहता है कि बच्चों को आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसे बताइए जा सकता। देखिए, सक्रिय वर्ड मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया है, अगर एक्टिव वर्ड कहीं पर आ रहा है तो बिल्कुल आपका पॉजिटिव टर्म्स होगा, ऑप्शन डी आपका क्लियर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब एक निर्योग बच्चा क्या करता है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, या सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सभी को आंसर करना है ना।
साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। तो यार सभी साथी मेरे हाथ बढ़ाएं, मुझे भी मोटिवेट कीजिए कि क्लास ये कंटिन्यू हो, है ना। अगर आप लोग, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई चार्ज नहीं है, मतलब सर के द्वारा जो भी है, लेकिन बात अगर करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ आपको संख्या बढ़ाने से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये काम जरूर करना चाहिए आप सभी को, है ना। चलिए, क्योंकि यहां तक आने में बहुत मेहनत लगती है, आपको सिर्फ आसान लगता होगा लेकिन उतना आसान होता नहीं है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म में आने तक के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत के लिए सिर्फ हम आपसे इतना ही कहते हैं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है भाई। ओके, चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर अक्सर बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। किसी को अलग नहीं करना है, बच्चा अलग थलग महसूस करेगा। अब चूंकि बच्चा कैसा है, निर्योग्य है, वो योग्य नहीं है, अभी बच्चा पहली बार वो आया है विद्यालय में, तो क्या उसका एंट्रेंस ले लेंगे? बच्चा कुछ भी नहीं जानता, तो उसे आप कैसे एंट्रेंस ले सकते हैं? या फिर उसको सरकारी योजना, बहुत सारे आंसर फ्रेंड्सों का डी आ रहा है 7 का, तो देखिए सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ सरकारी योजना विकसित करने के लिए, बच्चे के लिए नहीं बात हो रही यहाँ पर, सरकारी योजना को विकसित करने के लिए तो नहीं, क्योंकि बच्चा कैसा नियोग्य है। तो हमें क्या करना है? विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना है, क्योंकि विशेष अगर बच्चा है, नियोग्य बच्चा है, तो हम सरकारी योजना कितना भी लागू कर देंगे, तो लागू करने से, योजना लागू करने से थोड़ी ना बच्चा सीख जाएगा। बच्चे को ऐसे टीम चाहिए, ऐसे टीचर्स चाहिए, बच्चा उसको सिखा पाए बच्चे को, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा। मैं इसीलिए ये क्वेश्चन रखी थी ताकि आप लोग को ये चीजें समझ में आए, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या फिर समूहों में। आंसर करेंगे, क्या होगा इसका ऑप्शन? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं, मुख्य रूप से सीखते हैं या फिर समूहों में सीखते हैं? आंसर करना है सभी को। तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं, आंसर करना है। बिल्कुल, नीरू, सरोज, बबीता, उषा, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से भी बच्चा सीखता है और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से बच्चा सीखता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वेल डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जॉन डीवी द्वारा समर्पित, किसके द्वारा? जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। पब्लिक विद्यालय है, फैक्ट्री विद्यालय है, सामान्य विद्यालय है या फिर प्रगतिशील विद्यालय है? जॉन डीवी के द्वारा, जॉन डीवी ने किस पर बात की, मैंने आपको कई बार बताया है। तो जॉन डीवी बताइए कि समर्थित लैब विद्यालय जो उनका था, है ना, फैक्ट्री स्कूल जो थी, तो यहां पर लेबोरेटरियल स्कूल जो थी, उसके एग्जाम्पल कौन सा विद्यालय है? पब्लिक विद्यालय है, फैक्ट्री है, सामान्य विद्यालय है या फिर प्रगतिशील विद्यालय है? तो प्रगतिशील जॉन डीवी ही इनके संस्थापक भी माने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, निम्न में से कौन से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन है, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश है, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल है, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं हैं? सभी को आंसर करना है, क्या होगा राइट ऑप्शन? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता समानता क्या है प्रगतिशील शिक्षा की, कि केवल, देखिए केवल वर्ड पहला तो दिया हुआ है, केवल वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है भाई, केवल वर्ड बिल्कुल, चूंकि ये आपको एनसीएफ जो है केवल वर्ड आपको नकारात्मक मानता है, क्योंकि एक दिशा में सिर्फ बच्चे को नहीं ले जाना है। अगर बच्चे को आप एक दिशा में ले जाओगे तो बच्चा उतना विकास नहीं कर पाएगा। तो केवल वर्ड तो आपको बिल्कुल नेगेटिव टर्म्स है, मैं आपको एक वीडियो बनाकर के भी दे दूंगी। नेगेटिव टर्म्स जो भी रहेंगे, केवल है, मात्र है ना, निर्धारित है, विशेषता है, परिभाषा है ना, अवधारणा है, ये सारे नेगेटिव टर्म्स हैं सभी भी टीसी एग्जाम के लिए। तो ये वर्ड आपको चूज नहीं करना है। अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त करना, ये भी नेगेटिव है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बात नहीं होती है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाओं पर तो बिल्कुल फोकस नहीं करना है। कोई भी ऑप्शन आपको परीक्षा से संबंधित मिलता है वो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए लचीलापन,
फ्लेक्सिबिलिटी, रियलिटी, यहाँ पर फोकस करता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि समय सारणी आप बनाइए अपने टाइम टेबल पढ़ने की, ठीक है, उसमें 19-20 भले ही हो जाए कि भाई आज आपने इस चीज को कवर नहीं कर पाया जो अपने आपके टाइम टेबल में था, तो वो चीज कल आप मैनेज कर लीजिए। थोड़ा सा अपने टाइम टेबल में, अपने व्यवस्थाओं में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए, रियलिटी लाइए, मौलिकता लाइए, लचीलापन लाइए, ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए तो यहाँ पर कोर्स जाने से पहले देख लीजिए आप लोग कि कोर्स ऑफर चल रहा है 4 मई तक। ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, सारे ऑफर देख लीजिए। हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स अगर आपको लेना है तो यहाँ पे फीस रखी गई बहुत कम मात्रा में, ठीक है। टीजीटी फिर मॉडल पेपर अगर आपको परचेस करना है तो 450 में इसमें आपको दिया जा रहा है, बहुत कम फीस रखी है। अब बहुत अच्छा साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपको इतने में दिया जा रहा है, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है भाई। मेरे सभी सही हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लक्षण क्या करता है, किसी मापक उपकरण के सर्वाधिक वांछनीय है। वांछनीय से तात्पर्य है कि बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है, ओके। आंसर करना है सभी को। तो देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लक्षण है जो किसी मापक उपकरण का है ना, मतलब कि आपका क्या मापन किया जाए, है ना, असेसमेंट किया जाए, तो कौन सा ऑप्शन सर्वाधिक सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट होता है वहां पर। आंसर सभी को करना है, ठीक है भाई। क्या होगा, बिल्कुल ए, बिल्कुल। क्या देखिए विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होता क्या हम थोड़ा समझ लेते हैं। विश्वसनीयता से मतलब होता है यहाँ पर कि अगर आप चीजों को क्या कर रहे हो कि अगर आप विश्वसनीयता तात्पर्य है कि अंकों से है, इसमें किससे तात्पर्य अंकों से है। मान लीजिए कि अगर आपके टीचर, अगर आपको एमपी में अगर आपको 40 नंबर दिए जा रहे हैं हिंदी में, सीडीपी में, तो आपको यूपी ले जाओ, सीजी ले जाओ, कोई भी स्टेट ले जाओ, आपको फिर उस पेपर में 40 नंबर ही मिले। मतलब अगर कोई भी राज्य, उसको कोई भी इंसान फिर उसको चेक करे कॉपी को, तो उस नंबर का मतलब इतना विश्वसनीयता उसमें उस मापक में होना चाहिए कि कोई भी बंदा उसको अगर चेक करे तो बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने आपको 40 नंबर दिया है, 40 नंबर आपको दिया है सीडीपी में, तो अगला बंदा भी आपको 40 नंबर दे। वैधता का मतलब क्या होता है जान लीजिए आप लोग। वैधता का मतलब होता है कि आप उन्हीं गुणों का मापन करवाइए, उन्हीं गुणों का मापन करवाना होता है जिसका आपने दावा किया। अगर आपका सीडीपी सब्जेक्ट का टेस्ट है तो आप सीडीपी के क्वेश्चन ही पूछें, ना कि किसी अदर, जैसे कहते हैं कि यार क्वेश्चन तो आज आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे, तो ऐसा आपका फिर मापन वो सही मापन नहीं होता है। तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं देना है, जिस सब्जेक्ट का आप टेस्ट होने वाला है उसी सब्जेक्ट से संबंधित आप क्वेश्चन दीजिए, वैधता का मतलब होता है। अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की, किसकी बात करते हैं, वस्तुनिष्ठता की, तो वस्तुनिष्ठता आपको मालूम है कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही है, 4 ऑप्शन में एक सही है आपके, तो आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है, चाहे आपका दोस्त सही किया हो या फिर आप सही किए हो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में यही होता है कि आपके पूरे नंबर मिलते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं कटते हैं। मानक का तो आप मानक होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहां विश्वसनीयता आपका सही होगा, ऑप्शन ए। बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। आंसर करना है सभी को, सभी बताएंगे। पृथक पृथक मतलब अलग अलग जातियों से अलग अलग समूहों के व्यक्ति क्लास में क्या करते हैं, बच्चों की अभिवृत्ति है, एक एटीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। तो यहाँ पर अभिवृत्ति जो हो जाएगा, मनोवृत्ति क्या हो जाएगा आपका, एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो साधारणतः आधारित होती है, तो क्या समकक्षों बच्चों के अकॉर्डिंग होती है, दूरदर्शन के प्रभाव, जाकर टीवी आप देख रहे हैं तो आपके माइंड लेवल चेंज हो गया है, तो क्या इसके अकॉर्डिंग होगा, सहोदरों की साथी संगति की होगा या फिर पेरेंट्स की होगा। तो देखिए आपकी जो मन की अभिवृत्ति बनती है, तो कहते हैं ना कि अगर विकास में कुछ परसेंट हेरिडिटी होती है, कुछ परसेंट इन्वायरमेंट होती है, तो आप दोनों ही मैटर करते हो। तो अब यहाँ पर चूंकि इन्वायरमेंट है नहीं, हेरिडिटी जरूर है, तो पेरेंट्स की यहाँ पर मायने रखता है, उनका जो मनोवृत्ति है, अभिवृत्ति है, एटीट्यूड जो है वो आपके लिए मायने करता है, मैटर करता है, ठीक है, कि आप किस बैकग्राउंड से आए हुए हो और आपके बैकग्राउंड में क्या क्या था, है ना। तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, ठीक है। लेकिन टीचर को ऐसा उस चीज को लेकर के आगे ये नहीं कहना चाहिए कि डिफरेंस करो बच्चों में, इसलिए जानना चाहिए टीचर को बच्चा कहां से आया है, कि ताकि उसके अकॉर्डिंग बच्चे को टीच कर पाए, ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है।
स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का, घृणा का। आंसर कीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए, बिल्कुल ए आ रहा है यहां पर आंसर। चलिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो आंसर की बात अगर हम करते हैं, स्नेह तो अधिकतर शिक्षकों में पाया जाता है अपने छात्रों के लिए। क्रोध भी कभी कभी टीचर गुस्सा भी कर देता है, डांट भी देता है, ये भी होता है। दोषारोपण भी कभी ना कभी, लेकिन घृणा नहीं कर सकता टीचर, अपने बच्चों के प्रति घृणा नहीं करता है ना। बाकी सारी चीज थोड़ा बहुत, बहुत मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़े मात्रा में हो जाता है कभी कभी, है ना, कि तुम्हारे कारण ये गलत हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन घृणा नहीं करता है टीचर, है ना। और ना किसी भी टीचर को कभी बच्चे के प्रति ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आप सभी भी भावी शिक्षक हैं, ऐसा कभी भी जाकर कहीं पर ना करें। ठीक है भाई, देखिए शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। कौन कौन शिक्षा में जो अंग होते हैं, वो कौन कौन शिक्षा के अंग होते हैं? शिक्षा होता है, शिक्षार्थी होता है, पाठ्यक्रम होता है, या फिर ये सभी। आंसर करना है सभी को। बिल्कुल, चलिए आंसर करेंगे। और संख्या स्क्रीन पर बहुत कम है, क्लास में संख्या बहुत कम है, ये गलत बात है। तो देखिए प्रक्रिया के जो अंग है वो शिक्षा भी होता है, शिक्षा भी होगा, शिक्षार्थी भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, ये सभी। ऑप्शन डी आपका क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ें कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, या फिर अग्र शिक्षण की तकनीक देकर। बताएंगे सभी लोग। शिक्षण से अधिगम पर, है ना, शिक्षण के द्वारा अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? परीक्षा परिणामों को लेकर के होगा, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने और रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है, मेमोराइजेशन की बात एनसीएफ नहीं करता है, अग्र शिक्षण की तकनीक, पहले ही कोई शिक्षण तकनीक आप ले लेंगे नहीं। बच्चा कैसा माहौल में ढल रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, कहां पर किस पोर्शन में बच्चे को कमी आ रही है, वो चीज पहले ही लेकर के आप नहीं चल देंगे, उसको देखेंगे, समझिए। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर सारी चीजें आपकी क्लियर हो सकती है। बच्चे के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ। देखिए कि एनसीएफ की रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बातचीत की गई है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर बात की गई है। ज्ञान अस्थायी होता है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? नेशनल कैरिकुलम में कौन सी बातचीत की गई है, सभी को आंसर करना है। ओके, तो क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन यहां पर? बातचीत किसी की गई, देखिए यहां पर जो ऑप्शन है संरचना, है ना, मॉडल। तो किसी चीज को अगर हम मॉडल बनाकर के बच्चों को दे रहे हैं, तो देखिए शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित नहीं जाना है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित नहीं जाना है। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित तो होना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद अध्यापक के केंद्र में चले जाना, ऐसा भी नहीं करना है। इनमें से कोई तो होगा नहीं। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। ज्ञान अस्थायी होता है, वो उनको दिया जाता है। जो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को ज्ञान के लिए निर्माण करवाइए, कुछ ऐसा माहौल बनाइए। अगर आप चैप्टर पोषण का पढ़ा रहे हो, पानी का वर्ष वाटर का अगर क्लास पढ़ा रहे हो, तो अब बच्चे को किसी समुद्र के पास, किसी झील के पास लेकर के जाइए, फिर वाटर चैप्टर के बारे में पढ़ाइए कि पानी ऐसा होता है, पानी ऐसा होता है, इससे ऐसा नुकसान हो सकता है। जिस भी मैटर में अगर आपको पढ़ाना है, उस मैटर से रिलेटिव आप आसपास उस लोकेशन में रहिए, तो बच्चा आसानी से सीखेगा। उस चीज का आप संरचना बना करके सिखाइए। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना गया है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो रहा होता, या फिर बालक की मांग, रुचि, अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती हो, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता हो, या पाठ्यक्रम को ध्यान में महत्व रखा जाता हो। आंसर करेंगे सभी लोग।
शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, क्यों, क्या रीजन होता है? क्योंकि बालक के क्या होता है यहाँ पर, व्यक्तित्व का क्या संपूर्ण विकास होता है, इसलिए माना जाता है। शिक्षा के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है, ये भी सही नहीं है। बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं। अगर ये ऑप्शन की बात करते हैं सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ए वाला भी सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बी की, तो मांग भी सही है, रुचि भी सही है, अभिवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास इसी में इंक्लूड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित? कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण होता है, बातचीत, जैसे क्लास में बहुत सारे टीचर्स बच्चों से बात करने लगते हैं, तो उनका जैसे क्लास में पूरे टाइम तो आप बच्चों से बात नहीं कर सकते, तो बच्चे आपसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम जैसे बच्चे को जरूरत है, कहीं पर पढ़ाई कर रहा है, कहीं पर हेल्प की जरूरत है, तो आप उससे बातचीत कर सकते हो। तो यहाँ पर किस हिसाब से, किस केंद्रित से यहाँ पर टीचर्स को बच्चे से बात करनी चाहिए, आंसर करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे साथियों को सी भी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। ओम गीता सरोज बिल्कुल डी। बेटा जिनका आंसर डी है, देखिए उनका आंसर सही है, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतूबाजी आप किसी को किसी भी मैटर में, तुम्हारे पापा जी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं, या तुम्हारी दीदी इस समय कहां पढ़ रही है, इन सारे मैटर पे बात नहीं करना है। उद्देश्य केंद्रित हो, कोई कैरिकुलम से रिलेटेड हो, आपकी पाठचर्या से रिलेटिव हो, थोड़ा बहुत दुनियादारी हो, पर पूरा नहीं कि आप पूरा टाइम आप दुनियादारी की बात कीजिए। ठीक है, ओके। बच्चा फिर आपको क्या, अपना पूरा माइंड उसका फिर बातचीत में ही लगा रहेगा, बट ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। किसकी समेकित योजना या समावेशी योजना? आपने पढ़ा होगा समावेशी योजना, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जिनमें इंक्लूड का मतलब होता है सभी लोग को इंक्लूड करना है उसमें। तो निःशक्त डॉट डॉट में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, मुफ्त विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल विशेष से पढ़ाया जाएगा, बट पहले आप लोग की संख्या थोड़ी बढ़ जाए, तो कम से कम 50 तो 50 लाइव रहा करें आप लोग, तो हम क्लास को बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी दे देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, पढ़ाना हमारा, इसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है, हमको कॉन्सेप्ट क्लास भी देंगे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये जरूर है कि आप लोग, क्योंकि संख्या अगर आप लोग की बढ़ती है तो मुझे भी काम करने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ये आप सभी को मालूम है ना। बाकी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, सर ने मुझे कह रखा है तो क्लास मिलेगी ही आपको। ठीक है, चलिए चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि आपको हमारे जैसे सीडीपी की डेली क्लास रहती है, 11 बजे रहती है, डेली सीडीपी की रहती है। हिंदी व्याकरण की शाम को 8 बजे होती है, सर की क्लास, साहित्य की क्लास आपकी 9 बजे होती है। तो आप सारी क्लास को एंजॉय कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस को, तो ऐप में आपको सारे साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा, मॉडल पेपर भी वहां पर आपको मिलेंगे। तो हमारा ऐप भी है, उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए इनमें से क्या हो जाएगा, नियमित विद्यालयों में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए बहुत लोगों का बी भी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या, कैरिकुलम, शब्दावली की संकेत होती है, कहां पर संकेत हो रही है? शिक्षा पद्धति में पढ़ाई जाने वाले विषय वस्तु पर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया, या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री। आंसर सभी को करना है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ठीक है भाई, ओके। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो क्या मैम आज लेट क्लास शुरू हुई थी क्या? हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हुई है। तो देखिए कैरिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो पाठचर्या ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ सिलेबस होता है आपका।
सिलेबस नहीं होता। पाठचर्या का मतलब होता है कि बच्चा जैसे आप बच्चा आने से लेकर के घर जाने तक का उसमें क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ाई में कितना मन लगा रहा है, स्पोर्ट्स में कितना मन लगा रहा है, बाकी टेस्ट में, बाकी और जो जितने सारे मतलब कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, पढ़ाई से लेकर बाकी सारे कार्यक्रम, उसमें क्या होता है बच्चे का, उसमें अनुभव शेयर किया जाता है संपूर्ण कार्यक्रम का। बच्चे का जो पाठचर्या होता है संपूर्ण कार्यक्रम उसमें साझा किया जाता है, उसमें उस पाठचर्या के अंतर्गत। तो सभी को क्लियर हुआ? हमारी यह लिंक नहीं आया था, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है अमित जी, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप चैनल सब्सक्राइब किए होंगे लेकिन आपने जो बेल होगी वो आपने क्लिक नहीं किया होगा, इसे आप क्लिक कर लीजिए तो आपको हर दिन की क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है भाई, ओके। तो सब कुछ क्लियर हुआ? आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, हम मिलेंगे रात्रि को 8 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास में, तो कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। ठीक है, क्लास मिलेगी आपको रात्रि के 8 बजे हिंदी व्याकरण की, और आपको पूरे साहित्य पढ़ना है तो आपको रात्रि के 9 बजे सुमित सर की क्लास आपको मिलेगी। ओके, तो अगर हमारे फेसबुक इंस्टा पे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ भी सेल्फ स्टडी के नाम से जुड़ सकते हैं, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है कोर्स परचेस करने में, या फिर आपको चैनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये आपका टेलीग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है। ठीक है, ओके, चलिए, तो सेल्फ स्टडी के साथ जुड़े रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सभी अपना अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू।